तो बच्चों देखिए, लास्ट क्लास में हमने यहाँ तक कर लिया था। हमें आज पढ़ना है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कितनी श्रेणियां होती हैं। निम्न श्रेणियां हमारे पास होगी। पहली है लाइमन श्रेणी, दूसरी है बामर श्रेणी, तीसरी है पाश्चन श्रेणी, चौथी है ब्रैकेट श्रेणी और पांचवी है फुंड श्रेणी। ओके, तो हमारे पास पहली जो श्रेणी है उसे देखिएगा बच्चों, लाइमन श्रेणी या लाइमन सीरीज। जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तरों से पहले ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो जो प्राप्त श्रेणी है बच्चों उसे हम लाइमन श्रेणी कहते हैं। ठीक है, यानी इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है, पहला ऊर्जा स्तर कौन सा है, n=1 वाला, उसके बाद आता 2 वाला, फिर आएगा 3, फिर आएगा 4, ऐसे तो आएगा। इसका मतलब हमारा जो एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां से कहां संक्रमण करेगा, उच्च ऊर्जा स्तरों से पहले ऊर्जा स्तर में। तो मान लीजिए यहाँ इलेक्ट्रॉन था, वो यहां से यहां संक्रमण करेगा। हो सकता है वो n=3 से 1 में भी आ सकता है, 4 से भी 1 में आ सकता है, लेकिन आना उसको 1 में ही होगा। अगर ऐसी लाइन आपको मिल रही है 1 के अंदर, चाहे वो 2 से आ रहा हो, चाहे वो 3 से आ रहा हो, चाहे 4 से आ रहा हो, तो ऐसी सीरीज को हम लाइमन सीरीज कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, लाइमन सीरीज। ठीक, तो ये डायग्राम आपको रिक्वायर्ड नहीं है यहाँ पर। तो कैसे करेंगे, इसका थोड़ा मैथमेटिकल प्रोसेस भी हमें करना होगा। तो हमें बताया गया कि उच्च ऊर्जा स्तर से पहले ऊर्जा स्तर में आना है। इसका मतलब जहां पर आना है उसको लिखे बोले तो ni। ni का मतलब इनिशियल हो गया 1, और n फाइनल आपका कहीं भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 से भी आ सकता है। वो ऐसे करते करते वो इनफाइनाइट से भी आ सकता है बच्चों। ठीक है, तो हमारे पास ये वैल्यू हो गई। अब हमारे पास जो लैम्डा का फॉर्मूला है तरंग दैर्ध्य का, वो है 1/लैम्डा r 1/ni का स्क्वायर माइनस 1/n फाइनल का स्क्वायर। यही होगा ना, क्योंकि जेड तो हमने 1 मान रखा है हाइड्रोजन एटम के लिए, वरना तो यहाँ जेड स्क्वायर हो रहा था हाइड्रोजन के लिए, या हाइड्रोजन परमाणु के लिए, ऐसे लिख देना पूरा। ठीक, तो यहां से देखो, सोल्व करो। अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो पहले तो आप। तो 1/लैम्डा इज इक्वल टू आर। ni की वैल्यू तो फिक्स हो गई बच्चों यहाँ, कि उसको पहले ऊर्जा स्तर में ही आना होगा इलेक्ट्रॉन को। n फाइनल की वैल्यू फिक्स नहीं, इसलिए n फाइनली लिख दो यहाँ पर। उसकी वैल्यू 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, और इनफाइनाइट भी हो सकती है प्यारे बच्चों। प्यारे से बॉक्स में इसको बंद कर दीजिएगा। ठीक है, अब हमारे पास कुछ पैरामीटर्स यहाँ पर होंगे, कुछ वैल्यूज आपको फाइंड करनी होगी। सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको, इसी में ए पॉइंट डालना है, लैम्डा मैक्सिमम निकालना है बच्चों। तो मैक्सिमम लैम्डा कब आ सकता है बताओ, जब एनर्जी मिनिमम होगी, क्योंकि ई इक्वल टू होता है एच सी बाई लैम्डा। तो लैम्डा नीचे आ रहा है व्युत्क्रमानुपाती में, तो लैम्डा देखो ई इक्वल टू होता है एच सी बाई लैम्डा। तो लैम्डा को अगर मैक्सिमम करना है तो इसे मिनिमम करना होगा एनर्जी को। और एनर्जी मिनिमम तभी आती है, जैसे ये n=1 था, ये n=2 था, ऐसे 3, 4, ऐसे इनफाइनाइट तक जाओगे। तो अगर आप इन दोनों के बीच का एनर्जी देखेंगे बच्चों, तो कितना आना चाहिए बताओ। इन दोनों के बीच का जो एनर्जी का गैप है वो 3.4 आएगा। बाकी आप किसी भी दो ऊर्जा स्तरों के बीच का गैप देख लो 1 के रेस्पेक्ट में, 1 तो लेना ही लेना पड़ेगा। इसके अलावा 1 का किसी के साथ भी गैप देखोगे 3.4 से ज्यादा ही आएगा बच्चों। इसलिए हमारे को ऊर्जा चाहिए मिनिमम, इसलिए तरंग दैर्ध्य मैक्सिमम हो जाएगा। तो इसके लिए हम एन आई कितना पुट करेंगे, 1।
और NF2, तभी मिनिमम आएगी, सॉरी मैक्सिमम आएगी हमारे पास वेवलेंथ। तो लैम्डा मैक्सिमम आर 1/1 और एन फाइनल की जगह 2 का स्क्वायर। तो ये प्यारे बच्चों सोल आउट करेंगे यहाँ से, तो 1/लैम्डा मैक्सिमम इज इक्वल टू, ये बन गया कितना बताओ, 1/1 बनेगा, 1 का स्क्वायर 1, 1 में 1 का डिवाइड दोगे 1 आएगा, ये 1/4 हो जाएगा। तो इसको फाइनली आप सोल्व करें तो 1/लैम्डा मैक्सिमम आर, ये हो गया, यहाँ 1 लगा लो, 4 LCM, 4 - 1 3। तो ये मेरे पास 1/लैम्डा मैक्सिमम का वैल्यू आ गया 3R/4। और चाहो तो आप लोग इसको लिख दें लैम्डा मैक्सिमम, इसको उल्टा कर दो तो ये 4 ऊपर चला जाएगा और 3R नीचे आ जाएगा। ठीक है, और भी इसका आप वैल्यू निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो। लैम्डा मैक्सिमम 4/3 इंटू आर की वैल्यू कितनी होती है बताई थी लास्ट लेक्चर में, 1.097 इंटू 10⁻⁷। जब आप इसको सोल्व आउट करते हैं कंप्लीटली तो ये बनेगा 1.215 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लेंगे आप तो ये इस डेसिमल को आप इस स्थान पे ले जाओ, 3 स्थान इधर राइट में ले जाओगे तो ये बन जाएगा 1215 इंटू 10 की पावर जो है बच्चों वो -10 हो जाएगी। तो यहाँ से आ जाएगा 1215 और 10 की पावर -10 को हम कह देते हैं एंगस्ट्रॉम। इसका मतलब प्यारे बच्चों लैम्डा मैक्सिमम मेरे पास आ गया 1215 एंगस्ट्रॉम। ओके, तो इस तरीके से आपको सोल्व करना होगा बच्चों। एक सीरीज आप ध्यान से समझ लोगे ना, फिर सारी सीरीज आपकी होती चली जाएंगी बच्चों। अब इसके अंदर आपको लैम्डा मिनिमम भी निकालना पड़ेगा। इसी में बी में आपको करवा रहा हूं लैम्डा मिनिमम। तो लैम्डा मिनिमम के लिए क्या करना होगा, एन आई तो आपको रखना होगा 1 और एन फाइनल बता सकते हो आप लैम्डा मिनिमम कब मिलेगा, ई इक्वल टू एस सी बाई लैम्डा। लैम्डा मिनिमम तभी मिलेगा जब ई क्या होगा, मैक्सिमम। और मैक्सिमम कब हो सकता है, ये एन इक्वल टू 1, ये एन इक्वल टू 2, एन इक्वल टू 3, ऐसे इनफाइनाइट मान लो आप। तो जो 1 और इनफाइनाइट के बीच का गैप देखोगे ना, इनफाइनाइट पे एनर्जी 0 और यहाँ पे 13.6, इन दोनों का गैप देखो 13.6 का आ रहा है, जो कि मैक्सिमम गैप है एनर्जी का। तो ये जो ऊर्जा अंतराल वो अधिकतम होगा एन इक्वल टू 1 और इनफाइनाइट के बीच में, तभी हमारी वेवलेंथ मिनिमम आ सकती है तरंग दैर्ध्य। इसका मतलब एन एफ की वैल्यू आपको अनंत लेनी पड़ेगी। दोनों चीजें अच्छे समझना, बच्चे वैल्यू रखने में ही दिक्कत करते हैं ना। तो यहां से सोल्व कर लो, सोल्व करोगे तो कितना आएगा देखो, अब मैं फटाफट करा देता हूँ। 1/लैम्डा मिनिमम आर 1/1 का स्क्वायर 1/इनफाइनाइट का स्क्वायर, कितना बनेगा ये 1/लैम्डा मिनिमम आर 1/1 तो 1 ही हो गया नहीं तो, और 1/इनफाइनाइट का स्क्वायर हो चाहे 1/इनफाइनाइट हो, 0 ही होता है वो तो ये हो गया बच्चों 1/लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू, ओनली आर ही बचा, अंदर 1 को आर से मल्टीप्लाई करोगे आर आ जाएगा। तो लैम्डा मिनिमम उल्टा कर लो यहाँ से, तो लैम्डा मिनिमम हो गया 1/r। तो इसको सोल्व करोगे ना लैम्डा मिनिमम को आप, 1/1.097 10 की पावर -7 मीटर इनवर्स, ऊपर जाएगा तो मीटर हो जाएगा। और इसकी वैल्यू बच्चों में डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको, 912 एंगस्ट्रम के आसपास इसका वैल्यू आता है। ओके बच्चों, आपसे कई बार लैम्डा
मैक्स और लैम्डा मिनिमम का रेशियो भी पूछ लिया जाता है। तो लैम्डा मैक्स आया था हमारे पास 4/3r, और ये आया मिनिमम वाला 1/r। तो इसको सोल्व करोगे, r से r तो कट जाएगा। लैम्डा मैक्सिमम, लैम्डा मिनिमम, ये बनेगा 4/3। ओके, तो इस प्रकार से आपको हर स्पेक्ट्रम श्रेणी को सोल्व करना है। ठीक है बच्चों, तो देखो इसमें मिनिमम कितना आ रहा है 912, मैक्सिमम कितना आ रहा है 1215। बच्चों ये जो वेवलेंथ का रेंज है ना, ये कौन से भाग का हम देखते हैं, अगर विद्युत चुंबकीय तरंगों के स्पेक्ट्रम को देखते हैं, हमें ये जो भाग है वो कहाँ दिखाई देता है, ये बच्चों हमें पराबैंगनी भाग में दिखाई देता है। इसलिए कहा जाता है कि जो हमारी ये लाइमन श्रेणी है ना, वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के पराबैंगनी भाग में दिखाई देती है, क्योंकि पराबैंगनी भाग की जो रेंज है ना बच्चों, वो 900 के आसपास से लेके 1215 के आसपास रहती है। यानी कि रेंज पे ही डिपेंड करता है ये क्षेत्र हमारा। आपको जो स्पेक्ट्रम पढ़ाया जाएगा वहां आपको समझ में आएगा। तो पराबैंगनी भाग याद रखोगे, क्वेश्चन आता है 1 नंबर में कि लाइमन श्रेणी किस भाग में दिखाई देती है। तो आपको पता होना चाहिए विद्युत चुंबकीय तरंगों के पराबैंगनी भाग में दिखाई देती है। ठीक है, अगली श्रेणी की तरफ चलो बच्चों, बामर श्रेणी। जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तरों से द्वितीय ऊर्जा स्तर में क्या करता है बच्चों, संक्रमण करता है, तो जो प्राप्त श्रेणी है उसे हम बामर श्रेणी कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, बामर श्रेणी। यह विद्युत चुंबकीय तरंगों के दृश्य भाग में दिखाई देती है। किसमें दिखाई देगी बच्चों, दृश्य भाग में। ठीक है, तो करो इसको भी स्टार्ट सोल्व करना। तो इसके अंदर जो एन आई होगा बच्चों, इस बार 2 से, यानी दूसरे द्वितीय ऊर्जा स्तर की बात कर रहा है, तो एन आई हमारा 2 हो जाएगा इस बार, और एन फाइनल 3 से स्टार्ट होगा, 3, 4, 5, 6, ऐसे करते करते इनफाइनाइट। ठीक है ना, यानी इस बार जो भी इलेक्ट्रॉन है वो उच्च ऊर्जा स्तरों से कहाँ आएगा, द्वितीय ऊर्जा स्तर पे आएगा, वहां पे आके संक्रमण करेगा। तो तरंग दे देगा, फॉर्मूला बन जाएगा 1/λ आर 1/ni की जगह कितना डालोगे, 2 का स्क्वायर, और एन फाइनल फिक्स नहीं है तो एन फाइनल का स्क्वायर रहेगा। ठीक है ना, ये हमारे पास आ गया। यहाँ भी जेड इक्वल टू कितना मान रखा हमने, 1, हाइड्रोजन एटम है इसलिए। तो ये हमारे पास है, इसका वैल्यू आ गया, तरंग दे देगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर वही काम करना है। सबसे पहले लैम्डा मैक्सिमम, और लैम्डा मैक्सिमम कब आएगी, जब एन आई तो आप 2 मानोगे और एन फाइनल को 3 मान लोगे। तो 1/λ मैक्सिमम करोगे तो इसका वैल्यू बनेगा आर 1/2 का स्क्वायर 1/3 का स्क्वायर। इसको जब सोल्व करेंगे ना, तो 1/λ मैक्सिमम आर 1/4 माइनस 1/9, 1/λ मैक्सिमम आर, इसको सोल्व करेंगे, 9 4 जा कितना हो गया 36, 9 माइनस 4, तो 1/λ मैक्सिमम 5r/36 बच गया क्या। यहाँ से लैम्डा मैक्सिमम को निकाल लो, उल्टा कर लो, तो 36/5r, है ना, 36 बटे कितना हो गया 5r हो गया। अब इसको देखो डायरेक्ट भी सोल्व करना बता सकता हूँ मैं आपको। अभी आपने देखा था 1/r का वैल्यू आप याद रखा करो हमेशा, 912 एंगस्ट्रॉम होता था यहाँ पर, सोल्व किया था ना। तो डायरेक्ट ही पुट करो ना, तो लैम्डा मैक्सिमम निकाल लो भाई, 36/5 इंटू, ये देखो यहाँ 1 लगा लो, और 1/r बन रहा है कि, तो 912 लिख दो डायरेक्ट, है ना। तो इसको जब सोल्व आउट करेंगे, लैम्डा मैक्सिमम जो आएगा, इसकी वैल्यू हमारे पास बनेगी बच्चों 65, 63।
एंगस्ट्रॉम के आसपास। ठीक, ये आप कैलकुलेट कर लेना, यही वैल्यू आने वाली है। ठीक है बच्चों, हमारे पास तो स्पेस थोड़ा कम रह गया है ना, अगला सीरीज हमारे पास आ गया, कोई बात नहीं। अभी हम इसको थोड़ा सा यहाँ पेज ऐड करना पड़ेगा अपने को। एक मिनट। ठीक है, लीजिए, हमारे पास स्पेस की कोई कमी नहीं है, अब आराम से सोल्व करेंगे। ठीक है, चलते हैं लैम्डा मिनिमम की तरफ। इसी में बी हमारा रहेगा लैम्डा मिनिमम, और लैम्डा मिनिमम के लिए मैं बार बार नहीं बताऊंगा, एन आई वही रहेगा हमारा 2, और एन फाइनल हम चले जाएंगे सीधा इनफाइनाइट के ऊपर। तो सोल्व कर लीजिएगा, 1/लैम्डा आर 1/2 का स्क्वायर एंड माइनस ऑफ 1/इनफाइनाइट का स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू निकल के आएगी ना बच्चों, लैम्डा मिनिमम चल रहा है, ध्यान रख लेना। तो 1/लैम्डा मिनिमम, और ये बनेगा आर 1/4, क्योंकि 1/इनफाइनाइट तो 0 हो गया, तो ये कुल मिला के बन गया r/4। तो लैम्डा मिनिमम निकालना हो तो उल्टा करना पड़ेगा, 4/r। 1/r तो पता ही है ना, लैम्डा मिनिमम 4 × 912। तो ये अराउंड इसकी जो वैल्यू बनने वाली है ना बच्चों, 3600 के आसपास बनेगी, है ना। ये बन गया सीधा ही 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 36, है ना। कई जगह इसकी वैल्यू 3646 भी दे रखी है, कई जगह 3648 भी दे रखी है। तो आप लोग ये याद रखें, रेंज है इनके आसपास की। ओके, लैम्डा मिनिमम भी आ गया। तो बच्चों ये जो रीजन है आप देख रहे हो, 4000 से 8000 के आसपास वाला रेंज है, के 4000 से लेके 8000 के बीच में है। इसीलिए हम कहते हैं बच्चों, ये दृश्य प्रकाश की तरंग दे दे होती है, दृश्य भाग में दिखाई दे रही है, देखो, है ना। तो इनका रीजन है, हमने ऐसे ही नहीं लिख दिया है, वैल्यू के अकॉर्डिंग हमने सेट किया है इनको, है ना। दृश्य भाग का जो तरंग दैर्ध्य है, जो क्षेत्र होता है हमें जो दिखता है ना प्रकाश का दृश्य भाग, उसकी तरंग दैर्ध्य होती है 4000 से लेके 8000 के बीच में। तो ये उसी के बीच में आ रही है, मिनिमम और मैक्सिमम देख लो आप, है ना, 3648। तो आप देख सकते हो कि ये उसी के रीजन के अंदर है। चलें आगे। तो अगला हमारा रहेगा, इसमें पहले रेशियो तो निकाल लो, रेशियो तो निकालना पड़ेगा, लैम्डा मैक्सिमम और लैम्डा मिनिमम। तो मैक्सिमम कितना था, लैम्डा मैक्सिमम आया था 36/5r, यही है ना। और लैम्डा मिनिमम ये बना हमारा 4/r। सोल्व कर लो, लैम्डा मैक्सिमम अपॉन में लैम्डा मिनिमम। तो 36/5r इंटू r/4, तो ये बच गया बच्चों अपने पास 4×9 = 36, r से r कैंसिल आउट, तो 9/5 बच गया बच्चों। रेशियो कितना आएगा, 9/5। ठीक है, चलते हैं आगे। अगली सीरीज देखिए, पाचन श्रेणी, तीसरी श्रेणी में हम पहुंच चुके हैं बच्चों। जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तरों से तृतीय ऊर्जा स्तर में जाएगा इस बार, तो प्राप्त श्रेणी पाश्चन श्रेणी कहलाती है, और ये विद्युत चुंबकीय तरंगों के अवरक्त क्षेत्र में दिखाई देती है बच्चों में। कहाँ दिखाई देती है, अवरक्त क्षेत्र में। स्टार्ट करो काम को। एन आई कितना लोगे इसमें, तृतीय ऊर्जा स्तर बोला तो 3 लोगे। एन फाइनल कितना हो जाएगा, 3 से अगला 4 से भी आ सकता है इलेक्ट्रॉन, 5 से भी आ सकता है, 6 से भी आ सकता है, 7 से भी आ सकता है, ऐसे करते करते इनफाइनाइट से भी आ सकता है। 1/लैम्डा
फॉर्मूला क्या बनेगा, आर 1/ni की वैल्यू हो गई 3, तो 3 का स्क्वायर और n फाइनल का स्क्वायर, z वही बन रहेगा यहाँ भी हाइड्रोजन परमाणु के लिए। ठीक, तो सबसे पहला वही हमारा काम है, लैम्डा मैक्सिमम निकालना। ni तो वही रहेगा 3 और n फाइनल बच्चों इससे अगला जस्ट 4, कितना आ गया 1/लैम्डा मैक्सिमम और 1/3 का स्क्वायर 1/4 का स्क्वायर, तो 1/लैम्डा मैक्सिमम कितना हो गया, ये सोल्व करना है इसको, तो ये बन जाएगा मेरे पास 1/9 माइनस 1/16। ठीक है, तो 1/लैम्डा मैक्सिमम, और ये यहाँ से आप लोग कितना लोगे, आप इसको मल्टीप्लाई कर लो 144, और ये 16 माइनस 9 करोगे तो 7 आएगा ऊपर आर। ठीक है, तो लैम्डा मैक्सिमम अगर देखें तो 144/7 आर। तो अगर इसको कैलकुलेट भी करोगे ना आप, तो अब देखो कैलकुलेट करने की इतनी जरूरत नहीं है, रेशियो ले लेना आप लोग तो डायरेक्ट, बस इतना भी सही है, क्योंकि वैल्यूज निकालना थोड़ा सा टफ हो गया। बाकी मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो मैक्सिमम आएगा ना, वो जब आप कैलकुलेट करते हो 1/44 7 इंटू 912, तो ये वैल्यू निकल के आती है लैम्डा मैक्सिमम की अराउंड 18,750 एंगस्ट्रम के आसपास। ठीक है, और लैम्डा मिनिमम भी अगर निकालना चाहो तो निकाल लीजिएगा। लैम्डा मिनिमम कैसे निकालोगे, एन आई कितना लोगे, 3, 3 चल रहा ना इसमें, एन फाइनल कितना लोगे, इनफाइनाइट। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो ये मेरे पास आएगी 1/लैम्डा मिनिमम और 1/3 का स्क्वायर 1/इनफाइनाइट का स्क्वायर, ये सोल्व कर लो 1/लैम्डा मिनिमम और ये 1/9 बचेगा, r/9 बन गया क्या, और लैम्डा मिनिमम कितना हो गया फिर 9/r, तो लैम्डा मिनिमम बन गया 9 इंटू 912, तो लैम्डा मिनिमम ये कितना हो गया, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 1 10 और 81 और 82, ये बन रहा है क्या, देख लेना एक बार। ठीक है, एंगस्ट्रॉम में आ गया है ना। रेशियो पूछे तो रेशियो बता देंगे लैम्डा मैक्स और मिनिमम का। ठीक है, तो लैम्डा मैक्स आया था 144/7 आर, और लैम्डा मिनिमम आया मेरे पास 9/r, तो आर से आर कट गया। और ये आएगा 144/7 इंटू 1/9, तो ये आर से आर तुमने काट दिया है, कितना हो गया है, ये कट जाएगा शायद कितने टाइम्स, 9 एकम 9 हो गया, 9 छिके 54 हो गया, तो 16/7 आ गया बच्चों, ये रेशियो भी आपके पास आ चुका है। ठीक है, अगली सीरीज की तरफ चलते हैं, ब्रैकेट श्रेणी। ब्रैकेट श्रेणी क्या कहती है कि जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तरों से कहाँ आता है, चतुर्थ ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है, तो प्राप्त श्रेणी ब्रैकेट श्रेणी कहलाती है बच्चों। ये विद्युत चुंबकीय तरंगों के अवरक्त भाग में दिखाई देती है। ठीक है, तो आपको सभी श्रेणियों के ये जो एरो लाइन लिखवा रहा हूँ ये याद होनी चाहिए,
ये कौन से भाग में दिखाई देती है, एक नंबर का क्वेश्चन आता है बोर्ड में। तो एन आई कितना होगा इसमें, 4, चौथे ऊर्जा स्तर में जा रहा है ना, और एन फाइनल इससे अगला 5, 6 से भी आ सकता है, 7 से भी आ सकता है, ऐसे करते करते इलेक्ट्रॉन अनंत से भी आ सकता है। 1/लैम्डा फॉर्मूला क्या बना, आर 1/4 और 1/n फाइनल का स्क्वायर। जेड वही 1 मानना है आपको। एक निकालो लैम्डा मैक्सिमम फाइंड करो, तो एन आई हो गया 4, एन फाइनल हो गया इससे जस्ट अगला 5, ठीक है ना। तो कितना बनेगा, 1/लैम्डा मैक्सिमम आर 1/4 का स्क्वायर 1/5 का स्क्वायर, ठीक है। सोल्व कर लो। अब हम ओनली रेशियो निकालेंगे बच्चों, क्योंकि इतना बोर्ड में आपसे नहीं पूछेगा, अगर पूछता है तो आप कैलकुलेट कर लेंगे, सिखा दिया मैंने आपको। 1/16 माइनस 1/25, तो 1/लैम्डा मैक्स कितना आएगा, आर कितना लोगे, इसमें आप 16 × 25 ही कर लो, 25 माइनस 16, तो ये हो गया 9, ठीक। तो लैम्डा मैक्सिमम कितना आ गया, ये आ गया 16 × 25/9 आर। इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेना, 16 × 25 जो भी होगा। ऐसे लैम्डा मिनिमम निकालो, एन आई तो वही रहेगा 4, एन फाइनल इनफाइनाइट हो जाएगा। मैं सीधा कर रहा हूँ, लैम्डा मिनिमम 1/लैम्डा मिनिमम आर 1/16, एन इनफाइनाइट वाला 0 हो गया। कितना आएगा, लैम्डा मिनिमम हो गया 16/8, तो लैम्डा मैक्सिमम अपॉन लैम्डा मिनिमम कर दो, 16 × 25/9 आर, और जब मैं इसको उल्टा करूंगा तो आर ऊपर चला जाएगा, 16 नीचे आ जाएगा, काटा पीटी मचा दो, आर से आर कट गया, 16 से 16 कट गया। देखो मल्टीप्लाई करना ही नहीं पड़ा ना अपने को, तो लेकिन कई बार क्या है, हमारे से मैक्सिमम मिनिमम निकलवा लेता है एग्जाम में, इसलिए वहां मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। तो ये बच गया 25/9। ओके, तो ये हमारे पास ये भी कंप्लीट हुई। अगले चलते हैं बच्चों, फुंड श्रेणी। फुंड श्रेणी क्या कहती है, देखो, जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तरों से पंचम ऊर्जा ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो प्राप्त श्रेणी फुंड श्रेणी कहलाती है। ये विद्युत चुंबकीय तरंगों के अवरक्त भाग में दिखाई देती है। कौन से में, इंफ्रारेड रीजन, अवरक्त भाग में दिखाई देगी। कैसे करेंगे सोल्व, एन आई कितना होगा 5, एन एफ कितना होगा 5 से अगला 6 से भी आ सकता है, 7 से भी आ सकता है, 8 से भी आ सकता है, 9 से भी आ सकता है, ऐसे करते करते अनंत से भी आ सकता है। क्या बनेगा फॉर्मूला, 1/लैम्डा आर 1/5 का स्क्वायर, एन फाइनल फिक्स नहीं है इसलिए स्क्वायर लगा के छोड़ देंगे, जेड इक्वल टू 1 मान रखा है, यही इसका फॉर्मूला बन गया इस श्रेणी का। सोल्व करेंगे आगे, अब क्या, लैम्डा मैक्सिमम, तो लैम्डा मैक्सिमम निकाल लेना आप लोग, एन आई लेना 5, एन फाइनल ले लोगे 6, 1/लैम्डा मैक्सिमम आर 1/5 का स्क्वायर 1/6 का स्क्वायर। आप लोग पूरी कैलकुलेशन कैलकुलेशन कर लेना, जैसे मैंने फर्स्ट सीरीज में करवाई थी, है ना, ये आपका काम है। आर ये हो गया 1/25 माइनस 1/36, इसका एलसीएम वगैरह ले लोगे, क्या ले लोगे, तुम तो कुछ नहीं लोगे, ऐसे कैसे कॉपी में छोड़ देते हो ना। आर 25 × 36, 36 माइनस 25 कर दो, 11 बच गया मेरे हिसाब से, सही ना। तो लैम्डा मैक्सिमम आ गया
25 इंटू 36 और 11R। ऐसे आप लोग लैम्डा मिनिमम निकाल देना। एन आई वही 5 लोगे, एन फाइनल इनफाइनाइट लोगे तो 1/लैम्डा मिनिमम कितना आ जाएगा, आर 1/5 का स्क्वायर। इनफाइनाइट वाला तो मैंने हटा दिया पहले ही। तो लैम्डा मिनिमम ये बनेगा R/25, तो 25 ऊपर आ जाएगा, 25/R हो जाएगा। दोनों का रेशियो ले लीजिएगा, तो लैम्डा मैक्सिमम अपॉन लैम्डा मिनिमम कितना बन रहा है, 25 इंटू 36 11R। आर ऊपर चला जाएगा, 25 नीचे आ जाएगा। काटा पीटी मचा दीजिएगा, 25 से 25 गया, आर से आर भी उड़ा दो, क्या बच गया 36/11। दिस इज रेशियो ऑफ लैम्डा मैक्सिमम अपॉन लैम्डा मिनिमम। ओके बच्चों, तो ये 5 प्रकार की श्रेणियां मैंने आप लोगों को पढ़ा दी है। अब हमें इसका एक डायग्राम बनाना है, तो वो अपन बनाते हैं। ठीक है, अब चलिए देखो, इसकी एक टेबल बना देता हूं मैं आपके लिए। ठीक है, सारी श्रेणियों को एक टेबल के अंदर अपन कंक्लूड कर लेते हैं। देखिए, आपको ऐसा ही टेबल बनाना है जिसमें एक सीरियल नंबर, श्रेणियों के नाम, एन आई का मान, एन फाइनल का मान, स्पेक्ट्रम के किस भाग में दिखाई दे रही है, और ये टेबल सबके माइंड में होनी चाहिए बच्चों। लाइमन श्रेणी में एन इनिशियल कितना था 1, एन फाइनल 2 3 4 5 इनफाइनाइट। बामर में एन आई की 2 थी वैल्यू, पास्चन की 3, ब्रैकेट में 4, फुंड में 5। एन फाइनल की वैल्यू याद रखो, इससे जस्ट अगला नंबर से स्टार्ट होना है। जैसे 1 था तो यहाँ 2 से स्टार्ट हो गए, 2 था तो यहाँ 3 से स्टार्ट होना है, यहाँ 3 था तो यहाँ 4 से स्टार्ट होना है, यहाँ 4 था तो यहाँ 5 से, यहाँ 5 है तो 6 से। ऐसा ध्यान रखो। आपको कैसे याद रखना है, पहली जो श्रेणी थी लाइमन, वो प्रावेगिनी भाग में दिखाई देगी, बामर दृश्य भाग में, फिर जो तीनों है, देखो आप तीनों को, वो अवरक्त भाग में ही दिखाई दे रही है बच्चों, पास्चन, ब्रैकेट और फुंड श्रेणियां। ठीक है, अब हम इसका, इन श्रेणियों का एक डायग्राम बना देते हैं आपके लिए, एक साथ कंक्लूड कर रहे हैं उसको। कुछ तैयारी मैंने पहले कर रखी है इसमें, बाकी देखिएगा कैसे बनाना है। देखिए बच्चों, हमें सबसे पहले लाइमन सीरीज बनानी है। तो लाइमन में क्या होता था कि n=1 वाले ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था, संक्रमण कर रहा था। इसका मतलब वो 2 से भी आ सकता है, वो 3 से भी आ सकता है, वही इलेक्ट्रॉन 4 से भी आ सकता है, वही इलेक्ट्रॉन 5 से भी आ सकता है, वही इलेक्ट्रॉन 6 से भी आ सकता है बच्चों, वही इलेक्ट्रॉन 7 से भी आ सकता है। अब ऐसे तो बच्चों अपन कोई पूरा वो थोड़ी 8 9 10 सारा बनाया, ऐसे तो बना ही नहीं सकते फिर, इसलिए हमें अनंत लेना पड़ेगा। इसका लोग अनंत से भी आ सकता है बच्चों। तो ये जो पैटर्न मिल रहा है ना आपको, ये सारा, ये पूरा लाइमन श्रेणी का पैटर्न है। इसे ही हम लाइमन श्रेणी बोलते हैं बच्चों। देखिए आपने लाइमन की पिक्चर कैसी है। अब चलते हैं हम बामर श्रेणी। बामर में क्या था, n=2 में आएगा इलेक्ट्रॉन। अब हो सकता है वो अलग अलग कलर से बना देता हूँ बच्चों आपके लिए, थोड़ा विजुलाइज करने में ठीक रहेगा। अब वो 2 में आएगा इलेक्ट्रॉन फिक्स, अब उसकी निम्न ऊर्जा स्तर फिक्स है कि दो मूल n=2 वाले ऊर्जा स्तर में वो संक्रमण करेगा। इसका मतलब वो 3 से भी आ सकता है, वो 4 से भी आ सकता है, वही इलेक्ट्रॉन 5 से भी आएगा, वो 6 से भी आ सकता है, 7 से भी आ सकता है। ऐसे करते करते वो इनफाइनाइट से भी आ सकता है प्यारे बच्चों। ये जो पूरा पैटर्न है वो किसका है, बामर श्रेणी का। ठीक, अगली सीरीज की तरफ चलते हैं।
और उसके लिए एक प्यारा सा कलर ले लेते हैं अपन। अब वो 3 से स्टार्ट होगा, उसमें 3 वाले ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन संक्रमण करेगा। तो वो 4 से भी आ सकता है, 5 से भी आ सकता है, 6 से भी आ सकता है, 7 से भी आ सकता है, और ऐसे करते करते इनफाइनाइट से भी आ सकता है प्यारे बच्चों। ये हमारी कौन सी श्रेणी आ गई? पाश्चन श्रेणी। ठीक, अगली सीरीज की तरफ चलते हैं। और अगली सीरीज है हमारी लाइमन बामर पाश्चन ब्रैकेट श्रेणी। ब्रैकेट में क्या था, 4 से स्टार्ट हो रहा है, 4 में भी इलेक्ट्रॉन संक्रमण कर पाएगा। सॉरी, 4 में ही करेगा ना, 5 तो कहां से आएगा, 5 से आ सकता है, 6 से आ सकता है, 7 से आ सकता है, ऐसे करते करते वो अनंत से भी आ सकता है प्यारे बच्चों। इसे ही हम ब्रैकेट श्रेणी बोलते हैं। इससे अगली श्रेणी है हमारे पास फुंड श्रेणी। ठीक है, फुंड श्रेणी में क्या था, 5वें ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन संक्रमण करेगा। वो 6 से भी कर सकता है, वो 7 से भी कर सकता है, वो 8 से भी कर सकता है, 9 से भी कर सकता है, ऐसे अनंत से भी कर सकता है। ये लाइनें फिक्स नहीं है, कहीं आप लाइनों को काउंट कर लो कि सर देखो लाइमन में तो इतनी सारी लाइनें आ रही है, और जब मैं फुंड में देख रहा हूँ तो 3 लाइन आ रही है। अरे भैया, तो ऊर्जा स्तर भी तो ऊपर चले गए ना, आप फिर तो डायग्राम बहुत बड़ा बनाना पड़ेगा। इनको काउंट मत कर लेना आप लोग, ये फिक्स नहीं होती है, ये तो हमने ऊर्जा स्तरों के हिसाब से बनाई है। लाइमन बामर पाचन ब्रैकेट फुंड श्रेणी। तो ये आपका इन श्रेणियों का डायग्राम बन गया। देखो कितना प्यारा डायग्राम लग रहा है। इनकी ऊर्जाएं मैंने दिखा रहा है कि एन बराबर 1 में ऊर्जा होती है 13.6 माइनस में, एन बराबर 2 की होती है -3.4, -1.51, -0.85, -0.54। बच्चों डायग्राम आपके माइंड में होना चाहिए क्रिस्टल क्लियर। कुछ भी पूछे इस डायग्राम से आप बता दो फटाक से। आप इसमें एक चीज और देखो, हाँ लिखा हुआ है इनफाइनाइट पे एनर्जी हो जाती है 0। ठीक है ना, तो ये भी आप लोग बना ले अपनी नोटबुक में अच्छे से। आप फटाक से देखो बच्चों, इसमें बोहर मॉडल के बोहर के जो परमाणु मॉडल था उसकी क्या कमियां रही वो देखिए। बोहर के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं बच्चों, जबकि इलेक्ट्रॉन वास्तव में नाभिक के चारों ओर जो है वो दीर्घ वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है कि दीर्घ वर्ताकार में लगा रहे हैं, इसके लिए कौन सा मॉडल है बच्चों, इसके लिए एक मॉडल आया था आगे, सोमरफेल्ड मॉडल। उन्होंने ये बात बताई थी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो दीर्घ वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, है ना। आपके सिलेबस में इसको वर्ताकार ही मान रखा है, इसलिए बोर के परमाणु मॉडल की कमी है। बोर के मॉडल द्वारा इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग क्वांटीकरण की व्याख्या नहीं की जा सकी बच्चों। इसका मतलब मैंने कहा था ना आपको कि बोर का जो सेकंड पोस्टुलेट था, द्वितीय अभिग्रह था, वही इसकी एक कमी का कारण बन गया, वही उसकी एक कमी हो गई, यानी उसको ही समझा नहीं पाया बोर। अभी इसी चैप्टर में अपन लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे ना, उसमें इसमें जो डी ब्रोगली आएंगे वो इसका स्पष्टीकरण देंगे, और डी ब्रोगली इस चीज को प्रूव करेंगे हमारे लिए। ठीक है, अगला देखिए, बोर ने नाभिक को स्थिर माना, जबकि ये तभी संभव है जब नाभिक का द्रव्यमान अनंत होगा। यानी नाभिक बच्चों स्थिर नहीं है, वो भी घूम रहा है। ठीक है ना, यह मॉडल एकल इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं की स्पेक्ट्रम की व्याख्या कर पाया, जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम प्लस हो गया, लिथियम प्लस प्लस हो गया। ठीक है, इस मॉडल द्वारा स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तीव्रताओं की व्याख्या नहीं की जा सकी बच्चों, यानी स्पेक्ट्रम की जो तीव्रता है वो नहीं समझाई जा सकी। इस मॉडल द्वारा स्पेक्ट्रमी रेखाओं में पाई जाने वाली अति सूक्ष्म रेखाओं की व्याख्या भी नहीं की जा सकी। बच्चों जो आप स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हो हाइड्रोजन का, लाइमन बामर पास्चन, ये इतनी सी ही लाइनें नहीं है। जब आप इनको आगे और स्टडी करते हैं हायर एजुकेशन में, इनका और आगे विपाटन होता है, और इनके अंदर इनके बीच में और लाइनें मिलती है, जिनको हम हाइपर फाइन स्ट्रक्चर बोलते हैं बच्चों। ठीक है,
तो इस प्रकार से हमें हाइपर फाइन स्ट्रक्चर भी देखने को मिलता है इसका, जिसकी स्टडी हायर एजुकेशन में किया जाता है बच्चों। इस मॉडल द्वारा स्टार्क प्रभाव व जीमान प्रभाव को भी नहीं समझाया जा सका बच्चों। देखिए क्या होता है स्टार्क प्रभाव और जीमान प्रभाव, दोनों को आप देखिएगा। स्टार्क प्रभाव इसे कहते हैं स्पेक्ट्रमी रेखाओं का विद्युत क्षेत्र में विपाटन या विभक्त होना स्टार्क प्रभाव कहलाता है। और जीमान प्रभाव स्पेक्ट्रमी रेखाओं का चुंबकीय क्षेत्र में जो विपाटन होता है उसे हम जीमान प्रभाव कहते हैं बच्चों। जब इन स्पेक्ट्रमी रेखाओं को हम विद्युत क्षेत्र से पास करते हैं ना बच्चों, तो इनका विपाटन हो जाता है, ये डिवाइड हो जाती है, उसे ही हम स्टार्क प्रभाव बोलेंगे। और जब इनको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है चुंबकीय क्षेत्र में, तो इनका जब विपाटन होता है उसे हम कहते हैं जीमान प्रभाव। ओके बच्चों, तो ये आपका यहां तक का कंप्लीट हुआ। अगला टॉपिक है हमारा बच्चों आयनन ऊर्जा, आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है बच्चों? परमाणु की किसी कक्षा से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा बच्चों क्या कहलाएगी? आयनन ऊर्जा कहलाती है। यानी किसी परमाणु से अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालते हो, सपोज करो जैसे कि हीलियम है, अगर आप हीलियम से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लेते हो तो ये बन जाता है हीलियम प्लस, बनता है कि नहीं? इसलिए इसको कहते हैं हम आयनित परमाणु। अब ये आयनित हो गया, तो हमें कितनी एनर्जी इसको देनी पड़ेगी इस इलेक्ट्रॉन को बाहर नॉकआउट करने में, उसे हम आयनन ऊर्जा बोलते हैं बच्चों। या मैं ये कह दूं अदर लैंग्वेज में कि इलेक्ट्रॉन को n बराबर अनंत पर भेजने के लिए आवश्यक ऊर्जा आयनन ऊर्जा कहलाती है। क्यों? अनंत का मतलब क्या हुआ? हमने एनर्जी लेवल डायग्राम बनाए थे इसे, अनंत का मतलब यहां था, अनंत पे एनर्जी कितनी हो जाती है? 0। ये अनंत वाला हमारा ऊर्जा स्तर था, यहाँ पर एनर्जी 0 हो जाएगी। तो आप 0 वाले ऊर्जा स्तर में उसको भेज दो, इसका मतलब वो एटम के नाभिक से बहुत दूर चला गया, नाभिक का कोई आकर्षण बल उस पर नहीं लग रहा है, ठीक है, यानी वो फ्री हो गया परमाणु से। इस तरीके से आपको परमाणु में से इलेक्ट्रॉन को बाहर करना है, यानी उसको n बराबर इनफाइनाइट वाले कक्षक में भेज देना है। तो देखो फॉर्मूला कैसे बनाना है। ई आयोनाइज, आई का मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी, ई एन फाइनल माइनस ई एन इनिशियल, दोनों का डिफरेंस लेना पड़ेगा। ई आयोनाइजेशन एनर्जी ई अनंत माइनस ई एन इनिशियल। ई आयोनाइजेशन एनर्जी अनंत पे ऊर्जा कितनी होती है? 0, 0 लिख दिया मैंने, माइनस ऑफ ई एन आई, ई आयोनाइजेशन कितना हो गया? इज इक्वल टू माइनस ई एन आई, यही होगा ना। या आप कह दो बच्चों कि एनवीं कक्षा में अगर आपको पता हो तो आयनन ऊर्जा कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी बताओ? क्योंकि आपने देखा यहाँ एनवीं कक्षा की ऊर्जा ही तो है, एक माइनस और आ गया, तो ये माइनस पहले हमारी टोटल ऊर्जा में माइनस आता ही है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये बन गया 13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जेड का वैल्यू 1 मान रखा है यहाँ पर हाइड्रोजन एटम के लिए। तो मुझे बताना पहली कक्षा की आयनन ऊर्जा कितनी हो जाएगी? ई आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ 1, 1 का मतलब पहली कक्षा, एन की जगह 1 रखो। ई आयोनाइज कितना आ गया बच्चों? प्लस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी इसका फिजिकल मीनिंग समझिएगा बच्चों। तो आपको पता है n बराबर 1, ये इधर लिखूं मैं, ये n बराबर 1 है, यहाँ पर एनर्जी थी माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये मान लो n इक्वल टू अनंत वाला है, ये n इक्वल टू अनंत वाला हमारा कक्षक है, यहाँ की ऊर्जा 0 है, यानी मुझे इसकी एनर्जी को 0 करना है। तो मैं कैसे कर सकता हूँ बताओ? यानी अगर मैं इसको प्लस की 13.6 एनर्जी दे दूं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो ये 0 हो गई कि नहीं बताओ? प्लस माइनस की, जैसे ही 0 की इलेक्ट्रॉन यहाँ थोड़ी रुकेगा, वो तो 0 वाले ऊर्जा स्तर में भाग जाएगा। इसका मतलब बच्चों जिस कक्षक की एनर्जी जितनी है उसकी उसी अमाउंट में एनर्जी आप उसको दे दो, लेकिन प्लस में, तभी तो दोनों कैंसिल आउट होगी। तो अगर आपने यहाँ माइनस 13.6 थी तो आप उसको प्लस की 13.6 एनर्जी दे दो तो वो 0 हो जाएगी। ये जो प्लस की 13.6 आपने दी, यही बच्चों आयनन ऊर्जा कहलाती है। सीधा सा मीनिंग समझो आप लोग, ठीक है। इसका मतलब आयनन ऊर्जा कुछ नहीं है, आयनन ऊर्जा
एक तरह से पॉजिटिव एनर्जी है उस कक्षक के लिए। ऐसे दूसरी कक्षक की बात करूं तो सेकंड वाले के लिए देखो प्लस की 3.4 आ रही है। आयनन ऊर्जाएं विभिन्न कक्षाओं के लिए देखो फटाफट। जैसे फर्स्ट की एनर्जी हमारी -13.6, तो आयनाइजेशन एनर्जी होगी 13.6 प्लस में, ये माइनस की 3.4, ये प्लस में हो गई। देखो सारी प्लस में कर दी मैंने, यानी मोड ले लेना है बस उनका। और एक्चुअल में आता कैसे है, डिफरेंस से आता है बच्चों, यहीं से इसी फॉर्मूले से हुआ है सारा काम। देखो चाहो तो आप यहाँ रख लो, फाइनल वाले कितनी 0 माइनस पहले कक्षा की कितनी है माइनस में 13.6, कितना आ गया जी माइनस माइनस प्लस 13.6 हो गया प्लस में। मेन फॉर्मूला तो यही हुआ ना। ठीक है, इसका मतलब आप एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी बना सकते हो, एक ट्रिक बना लो। कुछ नहीं करना, आयोनाइजेशन अगर एनर्जी निकालनी है तो जो आपकी nवीं कक्षा की ऊर्जा आप निकालते हो, जैसे पहली कक्षा की निकालो तो n बराबर 1 रखोगे, दूसरी की निकालोगे 2 रखोगे, उसी का मोड ले लो बस आप। यही तो हो गया डायरेक्ट सीधा सा मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी का। बच्चे इसमें डाउटफुल रहते हैं, आपको ऐसे ही काउंट कैलकुलेट करना है बच्चों सबको, है ना। अगला आता है आयनन विभव। बच्चों हम इलेक्ट्रॉन को वोल्टेज लगाकर भी उत्तेजित कक्षाओं में भेज सकते हैं, अर्थात उसको परमाणु से बाहर कर सकते हैं। वोल्टेज लगाओगे इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, तो वोल्टेज लगाने से भी इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाता है। तो किसी परमाणु को दिया गया वह न्यूनतम विभव जिससे परमाणु आयनित हो जाए उसे आयनन विभव कह देते हैं बच्चों। और आपने कक्षा 10 में एक फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा विभव का, V बराबर W/Q। कार्य तो है ये, W कार्य या ऊर्जा एक ही बात है, तो इसको आयनाइजेशन एनर्जी लिख दो, आवेश कितना है इलेक्ट्रॉन का आ जाएगा E। तो V I क्यों लगा रहा हूँ, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, तो EI/E हो गया। फॉर्मूले रटना नहीं है, बनाना सीख जाओ। देखो 10th वाले कंसेप्ट से बन गया फॉर्मूला। ठीक, आप लिखना चाहो तो लिख लेना साइड में। EI/E, इसका मतलब क्या हुआ कि जो आयनाइजेशन एनर्जी आएगी उसमें आप E का भाग लगा दो बस, क्या मिल जाएगा आपको, आयनाइजेशन पोटेंशियल मिल जाएगा, यानी आयनन विभव मिल जाएगा। हाइड्रोजन परमाणु के लिए अगर बात करूं तो पहली कक्षा के लिए आयनन विभव विभव कितना आएगा, E1/E, V फर्स्ट, इसके 1 लगा देना यहाँ पे, तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आई थी आयनन ऊर्जा, उसमें E का भाग लगाओ तो इसे ही कट जाएगा, वोल्ट आ जाएगा। इसका मतलब कुछ नहीं करना, ये जो आंसर आए थे ना ये सारे, बस इनमें से E हटा दो, E डिवाइड करो तो E कट जाएगा ना, वोल्ट में जो बचेगा वो आपका आयनन विभव बच रहा है। देखो सबका यही आंसर आ रहा है, 13.6 वोल्ट, 3.4, 1.5, ये सारे वही सारी कक्षाओं के लिए आयनन विभव हमने निकाल लिए बच्चों। अगला टॉपिक है इसी में उत्तेजन ऊर्जा। ये छोटे छोटे डेफिनेशन है, बोर्ड में पूछी नहीं जाती लेकिन फिर भी कई बार आ जाती है, आपके बुक्स में इनका थोड़ा जिक्र कर रखा है। तो उत्तेजन ऊर्जा की हम बात करना चाह रहे हैं बच्चों। क्या होती है उत्तेजन ऊर्जा, देखो परमाणु में किसी इलेक्ट्रॉन को निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में भेजने के लिए दी गई ऊर्जा उत्तेजन ऊर्जा कहलाती है प्यारे बच्चों। समझे बात को, भाई किसी भी परमाणु में आप इलेक्ट्रॉन को, जैसे सपोज करिए मैं आपको बताता हूं, यहाँ एक डायग्राम बना लेते हैं अपन, ये n=1 है, ये n=2 है, n=3 है। थोड़ा गैप आप समझ जाना ना, गैप इनमें कम ज्यादा होता है, मैंने बता रखा है। ये n=4। सपोज करिए बच्चों इनकी एनर्जी तो आपको पता ही है, -13.6, -3.4, -1.51, -0.85 ऐसे चलती है। इनिशियली मान लो इलेक्ट्रॉन आपके पास यहाँ था प्रारंभ में, अब मुझे क्या करना है, इसको उत्तेजित करवाना है, और मान लीजिए मुझे इसको n=2 वाली कक्षा में भेजना है। यहाँ पे यहाँ कैसे जाएगा बच्चों, यहाँ तभी जाएगा ना जब मैं इस डिफरेंस के बराबर इसको एनर्जी दे दूं। अरे ये डेल्टा ही दे दूं इसको, और इसको लिखूंगा E2 - E1, यानी इन दोनों ऊर्जा स्तरों के जो गैप के बराबर ऊर्जा है वो देनी पड़ेगी मुझे।
तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताओ कितना होगा। 13.6 में से 3.4 कम कर दो तो ये बच्चों ये 10.2 नहीं आ गया क्या? यानी मुझे इसको 10.2 ऊर्जा देनी पड़ेगी। अर्थात अगर मैं n बराबर 1 में इसमें प्लस का 10.2 ऐड कर दूं कितना बचेगा? माइनस का 3.4। जैसे 3.4 एनर्जी हो गई तो ये यहाँ चला गया कि नहीं बताओ। चलो उत्तेजन ऊर्जा क्या होगी बच्चों? जिस भी कक्षक में आप भेज रहे हो, जिस कक्षक से, जैसे मान लो 1 से आप 2 में भेज रहे हो तो 1 और 2 वाले ऊर्जा स्तरों का क्या ले लो? अंतर ले लो। जैसे मान लो आप 1 से 3 में भेजना चाह रहे हो तो क्या करना होगा इन दोनों के लिए? E3 माइनस E1 कर लो। तो आपको 13.6 में से 1.51 कम करना पड़ेगा। जो भी आंसर आएगा वो इसका हो जाएगा आंसर। मान लो नहीं आपको तो 2 से 4 में भेजना है भैया, 2 से 4 में, तो क्या करोगे? E4 माइनस E2 करना पड़ेगा। तो कुल मिला के डिफरेंस, तो मैंने फॉर्मूला लिख रखा है देखो। ई इसका मतलब एक्साइटेशन, ई एक्साइटेशन कितना होगा? डेल्टा ई, यानी अंतर ऊर्जाओं का, ऊर्जा स्तरों के ऊर्जाओं का अंतर लेना है। ई एन एफ माइनस ई एन आई लिख दो, ऐसा लिखना चाहोगे, ठीक है ना। तो इसे ही हम बच्चों क्या कहते हैं? उत्तेजन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है ना। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन करा देता हूं यहीं पे। जैसे कि तुम क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन है हमारे पास, हाइड्रोजन परमाणु में, हाइड्रोजन को मैं ऐसे लिख रहा हूं, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन द्वारा पहली से तीसरी कक्षा में संक्रमण के लिए उत्तेजन ऊर्जा ज्ञात कीजिए। याद करें, कैसे करोगे? सॉल्यूशन देखिए बच्चों, कितना बढ़िया कंसेप्ट है। बोल रहा है हाइड्रोजन परमाणु है और उसके कौन से कक्ष से कौन से कक्ष में जाना है आपको? पहले से तीसरे में जाना है। तो क्या हो गया? पहले कक्ष की ऊर्जा नहीं पता आपको? माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और तीसरे कितनी होती है? माइनस का 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यही तो होगा। अब क्या करना है? सीधा सा बता रखा है आपको तरीका। क्या करोगे? डेल्टा ई कर दो, ऊर्जा स्तरों का डिफरेंस तो लेना है। तो डेल्टा, यानी कि आपको निकालना है ई एक्साइटेशन एनर्जी, वो हो जाएगा E3 माइनस का E1, और मोड़ लेना है, ध्यान रखना, ऊर्जाओं का अंतर लेना है सीधा सा यहां पर। तो आप लिखो, डायरेक्ट करो इसको, कितना आएगा? ई एक्साइटेशन E3 कितना है? ये आएगा माइनस का 1.51 माइनस ऑफ माइनस का 13.6, है ना। मोड़ लगाने की वैसे जरूरत तो नहीं है, फिर भी लगा लो, सेफ रहोगे आप, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो ये बनेगा माइनस ऑफ 1.51 प्लस 13.6। तो ये बच्चों कितना बच जाएगा अपने पास? आप देखोगे तो इसमें से आप 13.6 माइनस 1.51 करोगे, 6 में से 1 गया तो अपने पास तीसरा कक्षी था ना, दूसरे की 3.4, उससे अगले की 1.51 ही होगी, है ना। कितना आएगा ये अपने पास आ जाएगा 90.12 सही इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ई एक्साइटेशन एनर्जी हमारे पास आ गई। ये हमारे पास आंसर आ गया बच्चों इसका। तो कुल मिला के आपको इस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करना है। ऐसे चलो अगला टॉपिक इसी में, वो है उत्तेजन विभव। ये क्या होता है? किसी इलेक्ट्रॉन को दिया गया वह न्यूनतम विभव जिससे इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में चला जाए।
उसे उत्तेजन विभव कह देते हैं। वही फॉर्मूला है, वहां वी आई वाला पढ़ा था ना, वैसे ही एक्साइटेशन लगा दिया बस यहाँ पे। जो ऊर्जा यहाँ आ रही है ना, ये बस इसका ई हटा देना। जैसे मान लो मैं इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ लूं, है ना, सेम क्वेश्चन में ले रहा हूँ, इसी को ना नीचे ले रहा हूँ। देखिएगा यहाँ चिपका देते हैं इसको अपन, सेम क्वेश्चन है। देखो यानी यहाँ आप क्वेश्चन को चेंज कर दो संक्रमण के लिए। ठीक है, यहाँ पर लिख दो उत्तेजन, उत्तेजन विभव, है ना, उत्तेजन विभव ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन सीधा सा ये वी एक्साइटेशन, ई एक्साइटेशन कितना आएगा बताओ, पहली कक्षा से तीसरी में, पहली कक्षा से तीसरी की आपने एनर्जी तो निकाल रखी थी ना, 12.09। तो ई एक्साइटेशन लिख दो 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नीचे ई है, डिवाइड कर लो, आंसर आ जाएगा 12.09 वोल्ट। दिस इज योर आंसर। तो बच्चों ये हमारा टॉपिक था। तो ये छोटी छोटी डेफिनेशन, 4 डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। कौन कौन सी, मैंने आपको लाइन वाइज पढ़ाई है। आयनन ऊर्जा और आयनन विभव, उत्तेजन ऊर्जा और उत्तेजन विभव। ठीक है, अब देखिए इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है बच्चों, फटाफट देखो इसको। बोर के क्वांटमीकरण के द्वितीय अभिकृत का डी ब्रोगली द्वारा स्पष्टीकरण। जो बच्चों बोर ने एंगुलर मोमेंटम का पोस्टुलेट दिया था द्वितीय, उसको वो समझा नहीं पा रहे थे, उस कमी को किसने पूरा किया, फिर डी ब्रोगली साहब ने। तो डी ब्रोगली ने नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉन को अप्रगामी तरंग के रूप में माना है बच्चों। क्योंकि हमने बताया था ये चीज आपको कि कोई भी मैटर पार्टिकल है, कोई भी फिजिकल पार्टिकल होगा, उसके साथ एक वेव एसोसिएट होती है। डी ब्रोगली ने बताया था हमारे को। और डी ब्रोगली वेव का फॉर्मूला, वेवलेंथ का फॉर्मूला एच अपॉन पी होता था, एच अपॉन एम वी। इसका मतलब किसी भी मैटर, किसी भी द्रव्य कण के साथ में एक तरंग साथ में होती है उसके, ऐसा हमारे को डी ब्रोगली ने बताया था। और उसी कंसेप्ट का यूज ये यहाँ पर करेंगे। ठीक है ना। तो आप सभी को पता है कि बोहर की जो द्वितीय परिकल्पना थी वो क्या थी, हम सभी जानते हैं एल इक्वल टू एम वी आर या फिर एन एच अपॉन टू पाई, यानी एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई था। अब देखिए बच्चों, हमने 11th क्लास में पढ़ा है कि जो अप्रगामी तरंगे हैं उनके लिए एक कंडीशन होती है, और जो यहाँ पर डी ब्रोगली ने साफ साफ हमारे को बताई भी है। तो यहाँ लिखोगे डी ब्रोगली की परिकल्पना से अप्रगामी तरंगों के लिए, याद रखना अप्रगामी तरंगों के लिए क्या है कि इलेक्ट्रॉन का जो पूर्ण पथ है ना बच्चों, पूर्ण पथ का मतलब देखो इधर समझिएगा, सपोज करो ये एटम है, यहाँ आपका नाभिक है, परमाणु का नाभिक है। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इसमें, मैं मान लो इसको n इक्वल टू 3 के लिए बनाता हूँ ना, तो ये मान लीजिए 1 2 और 3। तो मान लो इलेक्ट्रॉन के साथ ऐसे वेवलेंथ चलेगी, थोड़ा सही नहीं बना, 1 मिनट रुकना। इस बार सही है, ऐसे चलेगी ना। यानी कुल मिला के बच्चों, ये यहाँ से यहाँ एक चक्कर पूरा हो गया वेव का, यहाँ से लेके यहाँ तक देखो, तो ये पूरा एक वेवलेंथ हो गया लैम्डा। अगला वेवलेंथ फिर यहाँ से एक चक्कर पूरा होगा, दूसरा, फिर यहाँ से एक चक्कर पूरा होगा, तो ये तीसरा, यानी 3 लैम्डा हो गया बच्चों। ऐसे बच्चों 2 लैम्डा होगा, 1 लैम्डा होगा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, 5 लैम्डा, ऐसे होना चाहिए। तरंग दे देने का पूर्ण गुणज होना चाहिए, ऐसा डी ब्रोगली ने कहा है। इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन का पूर्ण पथ है, पूर्ण पथ का मतलब अगर मान लो इस
कक्षक की त्रिज्या आर एन है, आर एन, तो कितना हो गया 2 पाई आर एन। तो हम कह सकते हैं कि 2 पाई आर एन इज इक्वल टू एन लेमडा। बच्चों ये अप्रगामी तरंगों का एक हम कह सकते हैं कंडीशन है, तभी अप्रगामी तरंगे यहाँ पर एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी, है ना। तो आप लोग सीधा से याद रखें, तो लेमडा, इसको समीकरण नंबर 1 देंगे आप लोग, और लेमडा बराबर कितना होता है, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य से एच अपॉन पी, इसको लिख सकता हूँ मैं एच अपॉन एम वी। समीकरण 1 और 2 से देखो बच्चों, आप क्या कर सकते हो कि लेमडा की वैल्यू 2 में से उठा के 1 में पुट कर दो, तो समीकरण 1 व 2 से तो ये आ जाएगा 2 पाई आर एन एन, और लेमडा की वैल्यू है एच अपॉन एम वी। ठीक, तो यहाँ से कितना आएगा बच्चों, ये जो एम वी है ना इसको इधर भेज दो, 2 पाई आर एन एम वी एन एच, यहाँ से 2 पाई को इधर भेज दो, तो ये बन जाएगा एम वी आर एन और एन एच अपॉन 2 पाई। बच्चों यहाँ वी के भी एन लगा दो, बिकॉज ऐसा मान लो कि एनवी कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसका वेग भी वी एन हो जाएगा ना। है ना, ऐसा अपने पास होना चाहिए। तो आपने यही पढ़ा था द्वितीय विकृत बोर का, तो यही है बच्चों द्वितीय अभिग्रित या क्वांटमीकरण क्वांटमीकरण का सिद्धांत, या इसको कह सकते हैं आप बोर के मॉडल की द्वितीय परिकल्पना, बोर के मॉडल की द्वितीय परिकल्पना। ओके बच्चों, तो इस प्रकार से आपका ये चैप्टर बच्चों समाप्त होता है। अगला लेक्चर हमारा इसका न्यूमेरिकल्स का आएगा, ठीक है। तो आप लोग कंप्लीट नोट्स बनाए, आज का लेक्चर थोड़ा बड़ा है बच्चों, इसको धैर्य से देखिए, एक दो बार देखिए जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगी बातें। फिर भी कोई बात आपको नहीं समझ में आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, या फिर आप मेरे से पर्सनल कांटेक्ट करके भी पूछ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू ऑल माय डियर स्टूडेंट, थैंक यू।